बच्चों, तो अब हम वेक्टर के बाद एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनएलएम। एनएलएम बेसिक जैसे फिज़िक्स में स्टार्ट होता है, मैथमेटिकल टूल, वेक्टर, और उसके बाद तब हम कोर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं जिसमें काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं और कॉज क्यों मोशन में आया इसका कॉज नहीं पढ़ते, वो केवल मोशन में है, बस ये स्टडी करते हैं। कारण क्या रहा मोशन में आने का वो हम लोग पढ़ेंगे एनएलएम में, ठीक है। कारण क्या रहा इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एनएलएम में। और काइनेमेटिक्स में क्या है, मोशन हो रहा है, बस दैट्स इट। कारण नहीं पता करना है कि क्यों मोशन हो रहा है, तो क्यों वाली बात यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्यों होता है मोशन, तो वो आपको पता होगा कि क्वांटिटी है फोर्स जिसकी वजह से मोशन में कोई मतलब स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आते हैं। तो क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे फोर्स किसे कहते हैं। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है अ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज state of motion is called force। यहाँ पे एक टर्म है, ध्यान से देखिए कि स्टेट ऑफ मोशन, इसको जरा समझिएगा बच्चों की। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है। देखो, हर एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ न कुछ अपने बारे में बताता है। जैसे कि मास, आप लोग जानते हैं यूनिट होता है केजी। तो मास फिजिकल क्वांटिटी किस बात का फील दिलाता है, डिस्टेंस किस बात का फील दिलाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ से मतलब तुम्हें 500 किलोमीटर चलना है, तो मतलब इमेजिनेशन आ जाता है, यार बहुत दूर जाना है, 25 मीटर जाना है। तो मतलब ये टर्म सुनते ही आपके दिमाग में थोड़ा इमेज बनने लगता है। मास एक ऐसा टर्म है जिससे आपके दिमाग में इमेज बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ एक इंसान है जिसका वेट है 10 kg, तो तुम लोग कहोगे अरे सर ऐसा कहाँ से पॉसिबल, इंसान है 10 kg का, बहुत पतला दुबला होगा या छोटा बच्चा होगा। फिर इमेजिनेशन, मास एक ऐसा टर्म है जो आपको फील दिलाता है। अगर मैं कहूँ कि एक इंसान से मिला जिसका वेट था 500 kg, तो मतलब सोचो कि आपके दिमाग में वो इमेज बन जाता है कि अरे यार 500 kg मतलब बहुत हैवी। तो यानी मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मतलब आपको इमेजिनेशन बिना बताए वो टर्म से ही समझ में आ जाता है, उसका चेहरा कैसा दिखता होगा, क्या 500 kg का कितना होगा। ये इमेजिनेशन आ गया केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू विथ डेटा विथ यूनिट बोल देने से। उसी प्रकार स्टेट ऑफ मोशन, मतलब स्टेट ऑफ मोशन नाम से जैसा कि क्लियर है कि ये क्या बताएगा। स्टेट ऑफ मोशन मतलब ये क्या बताएगा कि रेस्ट में है या मोशन में है। मोशन में है तो दो बातें हो सकती हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। आप लोग पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स में। रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी 0, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी चेंजिंग। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो रेस्ट में है तो मतलब पार्टिकल तो सीधा सीधा रेस्ट में पड़ा है, कोई मतलब ही नहीं है, वो तो रेस्ट में है। अगर वेलोसिटी 0 है तो इसका, अगर मैं बोल दूं कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब वो
पार्टिकल रेस्ट में रुका होगा, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, एक एग्जांपल के लिए देखें तो जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो कांस्टेंट, पाथ भी नहीं बदल रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो डायरेक्शन बदलेगा। ये अब ये बदलने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो बातें हम लोग करें तो स्टेट ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा समझ में आया कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्टेट ऑफ मोशन के बारे में बताती है। जैसे कितना हैवी है कोई ऑब्जेक्ट, ये मास बताता है, कितना दूर चलना है ये सब कौन बताता है, ये हमें पता चलता है डिस्टेंस से। अब स्टेट ऑफ मोशन मतलब वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है तो किस तरह चल रहा है, मतलब मोशन का क्या स्टेट है उसके बारे में बताता है। मतलब स्टेट ऑफ मोशन पे थोड़ा सा चर्चा किया जाए, स्टेट ऑफ मोशन की बात किया जाए तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी होता है जो कि अपने को स्टेट ऑफ मोशन बताता है। देखो वेलोसिटी अगर जीरो है तो हम बता देंगे कि अभी अभी आपने देखा वेलोसिटी जीरो मतलब हम समझ गए कि रेस्ट में रुका हुआ है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म चल रहा है तो मतलब ये बातें सब समझ में आ जाता है। यूनिफॉर्म मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। देखो 3 सिचुएशन हो सकता है, या तो पार्टिकल रेस्ट में हो, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, या तो डायरेक्शन बदलते हुए चले। देखो डायरेक्शन बदलते हुए चले, या फिर वी चेंजिंग, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन बदल रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी डायरेक्शन कांस्टेंट है। आप बताओ कि वेलोसिटी स्टेट ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी ही तो है जो कि सब बता देता है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो पहली बात तो एक बात समझो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद 2 चीज होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो स्पीड। यहाँ पे देखो अब वेलोसिटी चेंज होना हम लोग पढ़े हैं, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो इन सारी बातों को ध्यान से समझा जाए बच्चों तो पूरी बात को, इमेज को समझो। एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको बात करूं तो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है कि रुका है, तो रुका है या चल रहा है तो किस प्रकार चल रहा है। चलने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है कि स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते जाओ, कांस्टेंट स्पीड से। एक होता है कि स्ट्रेट लाइन ही चलो, एक डायरेक्शन मतलब फिक्स हो, चलने का डायरेक्शन फिक्स हो। लेकिन एक तो पहला रेस्ट में हो सकता है पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा मोशन के बारे में क्या पॉसिबिलिटी हो, या तो रेस्ट में रहेगा, चलेगा तो इस तरह चल सकता है कि डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, मतलब स्ट्रेट लाइन चलता रहे, डायरेक्शन कांस्टेंट रहे बट
उसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता है डायरेक्शन कांस्टेंट का, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चले या तो वेरिएबल वेलोसिटी से, मतलब स्पीड बढ़ाता एक्सेलरेट करते हुए चले, एक कांस्टेंट रेट से चले या फिर एक्सेलरेट करते हुए चले, तो दो पॉसिबिलिटी है। उसके बाद यानी ये चेंज वेलोसिटी में चेंज क्यों आया, मैग्नीट्यूड बदलने से, या फिर वेलोसिटी चेंज दो कारणों से हो सकता है, डायरेक्शन में भी चेंज हो, डायरेक्शन में चेंज हो जाए, स्पीड देखो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड आइदर बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस वी कैन चेंज द वेलोसिटी वेक्टर बाय चेंजिंग सिंपली इट्स डायरेक्शन। इस बात को अगर ऑब्जर्व करो क्लियरली, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल देयर इज सम एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है क्या है कि जब कभी भी क्लास 9-10 में आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टोटल टाइम, चेंज इन टाइम। तो बच्चों मतलब नीचे टाइम तो चलो एक बात की बात है, लेकिन वेलोसिटी में जब भी चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। अब फोर्स इक्वल टू ma 9-10 में पढ़ा है, तो कहीं अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब फोर्स भी है। Indirectly we can say that whenever there is a change in velocity vector then there exists a force। जब कभी भी वेलोसिटी वेक्टर में चेंज होगा तो पक्का है कि वहाँ कहीं ना कहीं फोर्स है। देखो ध्यान समझो, चाहे फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो चेंज वेलोसिटी में होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, चेंज अगर हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो मतलब फोर्स है। सारी बातें अपनी जगह है। कहीं अगर फोर्स दिख जाए तो बोल सकते हो कि फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो मतलब ये नेट फोर्स की ही बात हो रही है। फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होगा। उल्टा अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो मतलब पक्का है कि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स है। ये पूरी बात आपको समझ में आ चुका होगा कि मतलब स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने का मतलब क्या है। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होने के लिए चाहे डायरेक्शन बदल दो, चाहे क्या होगा, मैग्नीट्यूड बदल दो, ठीक है। तो ये पूरी बात समझ में आ गया। मतलब देखो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें मैं पूछूं क्या यहाँ पे फोर्स एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ कभी जीरो नहीं हो सकता, चाहे वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट हो। यहाँ पे तो डेफिनेटली यहाँ चेंज हो, मतलब एक्सेलरेशन होगा ही, क्योंकि मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, दोनों चीज़ें यहाँ बदला जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात बच्चों हमें समझ में आया कि एक्सेलरेशन की बातें थोड़ी सी समझ में आई। फोर्स के बारे में, तो फोर्स कब कब आएगा, जब कभी भी अपना एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, ठीक है। फोर्स हर उस समय आएगा जब क्या होगा, एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा, सॉरी। अब बात करें तो तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया चेंज फोर्स मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात किया जाए तो वेलोसिटी में चेंज कहीं भी दिखाई दे जाए तो वहाँ पक्का है फोर्स है। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अब अगर मैं बोलूँ कि किस किस केस में बताओ फोर्स एक्सेलरेशन जीरो है, बताओ। एक पार्टिकल है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं, यहाँ जीरो होगा। अगर एक पार्टिकल है, इसका वेरिएबल हुआ,
तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अगर एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है डायरेक्शन बदलते हुए और उसका स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 नहीं होगा, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है। अब अगर ऐसे चल रहा है जिसमें कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बदल रहा हो तो पक्का है कि यहाँ पे भी 0 नहीं होगा। मतलब एक्सेलरेशन 0 होने की पॉसिबिलिटी ही, पहली बात तो एक्सेलरेशन 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक्सेलरेशन 0 होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना तो सेकेंडरी है, पहले तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो, फिक्स हो। और आपको पता होगा दुनिया में कभी भी केवल और डायरेक्शन बदलेगा, कोई भी मोशन करो, केवल एक पॉसिबिलिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं बदलता, वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग विथ कांस्टेंट स्पीड, यही एक केस है जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। अदरवाइज किसी भी प्रकार का दुनिया में मोशन हो रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन मोशन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, बाकी कोई भी केस लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रहा हो तभी पॉसिबिलिटी है कि एक्सेलरेशन 0 है, बाकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसी को आप स्ट्रेट लाइन मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी पढ़ते हो, आप लोग पढ़ रहे होंगे आप लोग इस समय। बच्चों बात करते हैं कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है टेंशन, फ्रिक्शन, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में हम लोग अगर पढ़ रहे हैं या फिर 11th स्टैंडर्ड की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स का पार्ट 1, चाहे 12th पास हो चाहे 11th हो, सब में मैं बोलूँ तो इन सभी में ये 12th का पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक ये क्लास 12th का पार्ट है। ये पूरा सेगमेंट 11th और 12th में भी बहुत बड़ा टॉपिक ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद ग्रेविटेशनल, ये बेसिकली हम लोग ये है 11th का टॉपिक, बेसिकली इसको 11th में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको 12th में ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग इसको पढ़ेंगे 12th में, और ये पूरा 11th में फोर्सेस पढ़ेंगे। इतने टाइप के फोर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इसमें कांटेक्ट फोर्स क्यों है, नाम क्यों कांटेक्ट रखा गया है? कांटेक्ट का तात्पर्य आपको होता है स्पर्श से।
जहाँ भी स्पर्श हो, टच हो, वहीं पे ये फोर्स आएगा। जैसे कि मैं आपको बता भी दूँ एग्जांपल के लिए कि जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कब आएगा? जब एक दूसरे पे रब करेंगे तभी तो फ्रिक्शन आएगा। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। वैसे ये कांटेक्ट फोर्सेस कब आएंगे? जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो। तो कांटेक्ट में होने में तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ऐसा नहीं कि कांटेक्ट है तो एक एट अ टाइम तीनों आएंगे, कोई भी एक हो सकता है। अच्छा, ये सब फोर्सेस कैसे हैं? ये पहली बात तो ये 12, ये फोर्स हो, चाहे ये फोर्स हो, चाहे ये फोर्स हो, ये बिना कांटेक्ट में आए हुए फोर्सेस होते हैं। जैसे सोचो ना कि मैं यहाँ से इसको छोड़ दूँ तो ये किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। मतलब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़े हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलता क्या है? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा अनटिल एंड अनलेस वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर हम इसको छोड़ देते इस नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स नीचे लग रहा है। वो दिख रहा है क्या किसी को? कोई देखता है? नहीं देख पाते हम लोग। जैसे आप लोग मैग्नेट बार, मैग्नेट हाथ में लिए हो, कभी देखो मैग्नेट को पास में लेके जाओ ऐसे, तो पास में नहीं है तो बहुत फोर्स लगता है। वो टेक्निकली देखो बिना टच किए लगते हैं, वो फोर्स बिना दिखने वाले फोर्सेस वो होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फोर्सेस जो मतलब बिना दिखने वाले, बिना कांटेक्ट में आए हुए लगे, ये बेसिकली ये सारे कैसे फोर्सेस है? फील्ड फोर्सेस इनको बोलते हैं। तो ये 12th में चर्चा करेंगे बेसिकली। अभी यहाँ पे हम लोग एक एक करके ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। अब कभी अभी का जो चैप्टर है उसमें हम लोग बेसिकली देखो इस पे फोकस करेंगे और इस पे। उसके बाद अगला चैप्टर ही ये पूरा एक अपने आप में एक चैप्टर है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बात रही। अब फिर से हम बात करें टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। बच्चों, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसे हम लोग सबसे पहले इस बेसिस पे तो सबसे पहले बात किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कितना होता है कि भाई हम लोग फील करते हैं, इसको महसूस किया जाए तो क्या करते हैं हम लोग। एक ये अर्थ है, एक 1 kg का ऑब्जेक्ट हो सरफेस पर, ये अर्थ है इस तो इस पे फोर्स कितना लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। इसको अगर हम रेफरेंस मान लें, रेफरेंस मतलब रिलेटिव स्टडी करने के लिए किसी एक को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा ना, कि एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये बड़ा छोटा की भी बात आप कब करते हो? किसी के रेफरेंस में। ये कितना गुना है तो कितना गुना तो किसी एक को रेफरेंस मानोगे, ठीक है। तो हम रेफरेंस मान लेते हैं, उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्या क्लासिफाई करते हैं? दूसरे नंबर का फोर्स बोलते हैं वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस क्या होता है? वीक 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये होता है 10⁻36 टाइम्स
स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। चौथा होता है अपना वीक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मतलब रेंज वाइज क्लासिफाई किया जाए तो नेचर में जो एग्जिस्ट करने वाले फोर्सेस है वो 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कितना स्ट्रेंथ होता है नेचर में फोर्सेस का, उसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वीक फोर्सेस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे। ठीक है, ये याद करने लायक बातें हैं, बहुत ज़्यादा इस पर कुछ कहना नहीं है। इसके बाद बच्चों अगला टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा होगा। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, तो पॉलिनोमियल को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो? क्वाड्रेटिक, डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे किसी भी समूह को क्लास में 10-15 बच्चे हों तो एक क्लास क्लासिफाई करने का मतलब ग्रुप बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो होता है कि रैंक परसेंटेज के हिसाब से हम बना लें, हो सकता है हाइट के हिसाब से बना लें, हो सकता है कि मेल फीमेल के बेसिस पे बना लिया जाए, किसी तरह से भी ग्रुप बनाया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे क्लासिफिकेशन के कई तरीके हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगला टाइप जो है डायरेक्शन। देखो एक बात समझो कि एक ऑब्जेक्ट अगर है बच्चों, ध्यान समझो, इसका वेलोसिटी वेक्टर ये है, मतलब ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे, और इस पर अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूं तो ये फोर्स क्या करेगा? क्लियरली आप देख के बताओ क्या करेगा। मैग्नीट्यूड, ये फोर्स क्या कर सकता है? मैग्नीट्यूड बढ़ा सकता है। मतलब इस केस में देख के लग रहा है कि इस पर्टिकुलर केस में मॉड वी क्या होगा? बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और अगर मैं ऐसे लगा दूं, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, पुलिंग फोर्स, तो ये क्या कर रहा है इस केस में पर्टिकुलर? तो इस एफ को बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स पैरेलल टू वेलोसिटी। जो फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल हो उसे क्या कहते हैं? टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स का काम क्या है? ये मैग्नीट्यूड में चेंज करता है। इस फोर्स का काम क्या है? ये मैग्नीट्यूड बदलता है। ध्यान देना। दूसरे टाइप का फोर्स होता है बच्चों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, इस पे फोर्स ऐसे लगा दें नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो पाथ ऐसा हो जाएगा, पता है? तो ऐसे फोर्सेस को ऊपर वाली पढ़ाई के बाद नीचे वाली बात के लिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। ऐसे फोर्सेस Fn को क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स।
किसे कहेंगे, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। जब वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। ये क्या चेंज करता है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। दोनों ही स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। देखो ये भी फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है, लेकिन दोनों एक स्पीड बढ़ाने के काम में आ रहा है, एक डायरेक्शन चेंज करने की वजह से आ रहा है। दोनों फोर्सेस में एक फोर्स का काम क्या है, स्पीड बढ़ा रहा है मैग्नीट्यूड, एक फोर्स का काम क्या है, डायरेक्शन। तो दुनिया में कोई भी फोर्स लगा हो तो उन सारे फोर्सेस में हम लोग क्या कह सकते हैं, दो प्रकार के फोर्स होंगे। एक फोर्स वो जो देखो वेलोसिटी में चेंज आना ही फोर्स है। चेंज दो प्रकार से आ सकता है, आइदर बाई चेंजिंग द डायरेक्शन और बाई चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। तो Ft क्या कर रहा है, Ft सिंपली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वाइल Fn चेंजेस द Ft चेंजेस द मैग्नीट्यूड, वाइल Fn चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो इतना आज के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग किए हैं।